नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम थोड़ा बेल के बारे में जानेंगे, जमानत के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर जो अपराध होते हैं, इनको जमानत की अगर बात की जाए तो उसमें दो ही तरह से परिभाषित किया गया है, एक जमानती अपराध और एक अजमानती अपराध। जमानती अपराध वो होते हैं दोस्तों जिसमें आपको जमानत करवाना मतलब कंपलसरी नहीं रहता है। जमानती अपराध में पुलिस थाने से ही आपको जमानत दे दी जाती है, ठीक है। साधारण तौर पर एक बॉन्ड भरवा के साइन करवा के आपको जमानत दे दी जाती है। और जमानती अपराध में ये भी होता है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती। धारा 155 सीआरपीसी के तहत पुलिस उसमें एक एफआईआर दर्ज करती है, जो कि जमानती अपराधों की एफआईआर होती है, ठीक है। और अजमानती अपराध वो होते हैं दोस्तों जिसमें कि आप गिरफ्तार हो जाते हैं और आपको बाद में कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है। जमानत की अगर बात की जाए तो धारा 400 सीआरपीसी की धारा 436, 437, 438, 439, 440 ये कुछ धाराएं हैं जो जमानत का प्रावधान करती हैं, और ये सीआरपीसी में जमानत के प्रावधान किए गए हैं। जमानत अगर धारा 436 की बात की जाए तो वो उन अपराधों में जमानत की बात करती है जो जमानती हैं। 437 की बात की जाए तो वो उन अपराधों में जमानत की बात करती है जो अजमानती हैं। 438 की बात की जाए तो धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल की बात करती है, यानी अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का अर्थ ये होता है दोस्तों कि अगर आप जो हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं और आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो चुकी है तो आप अग्रिम जमानत लगा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अग्रिम जमानत के समय आप पुलिस की पहुंच से बाहर होना चाहिए। अगर आप पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं हैं तो अग्रिम जमानत आप नहीं लगा सकते। कई बार ऐसा होता है कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल लोग लगाते हैं, वो फरार रहते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर वकील करके लगा देते हैं, और वो अग्रिम जमानत जो है वो जज के पास उसका एप्लीकेशन पहुंच जाता है, और मालूम पड़ता है कि जिस दिन एप्लीकेशन पहुंचा है उसी दिन जो पुलिस है वो आपको गिरफ्तार कर लेती है। तो इससे ये होगा कि आपका अग्रिम जमानत का जो आवेदन होगा वो खारिज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। तो अब अग्रिम जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। धारा 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अग्रिम जमानत के लिए आपका पुलिस की पकड़ से दूर होना आवश्यक है, ठीक। दूसरी बात ये कि अग्रिम जमानत अगर एक बार हो गई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक वो अग्रिम जमानत आपकी कैंसिल नहीं होगी। वो हमेशा जब तक केस चलेगा तब तक रहेगी। लेकिन हाँ, अगर जजमेंट गलत दिया गया है सेशन कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा, कुछ भी ऐसा है कि कुछ जजमेंट ही गलत है मान लीजिए, क्योंकि अगर जजमेंट गलत है तो फिर कोई कानून लागू नहीं होता, फिर जो गलत जजमेंट है उसको रद्द किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए थी मगर कोर्ट दे देती है, तो लोग हायर जुडिशरी में चले जाते हैं और अग्रिम जमानत को कैंसिल करवा देते हैं। ऐसा भी होता है दोस्तों, ठीक है। जितने भी अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल है अपराध हैं, उन सब में जमानत दोस्तों सेशन कोर्ट देने का अधिकार रखता है, यानी सत्र न्यायालय, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट देने का अधिकार रखता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है, जिसको सिविल जज कहते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये कोई भी अजमानती अपराधों में जमानत देने का अधिकार नहीं रखते, ठीक है। अजमानती अपराधों में जमानत देने का अधिकार सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रखता है, और सुप्रीम कोर्ट भी रखता है। धारा 439 सीआरपीसी को हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। तो धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय में जमानत की एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह के अपराध होते हैं, जमानती अजमानती। जमानती में हाथों हाथ जमानत है। जमानती अपराधों में पुलिस जमानत दे देती है, बाद में आपको कोर्ट के सामने पेश होकर जमानत करवाना पड़ता है। जमानती अपराधों में वकील की आवश्यकता भी नहीं होती दोस्तों।
आप लोग वकील कर लेते हैं, वकील आपसे 5 या 10 हज़ार रुपये वसूल लेता है। जमानती अपराध में अगर आपको लगता है कि मतलब आपको पता है कि जमानती अपराध है, पुलिस खुद ही बता देती है कि जमानती अपराध है, आपको हम थाने से छोड़ रहे हैं, आप बाद में जब भी आपको समय मिले आप जो है कोर्ट में जाके अपनी जमानत करवा लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कोर्ट के अंदर बहुत से टाइपिस्ट बैठे होते हैं, आप उनको अपना नाम बता दीजिए, जो अपराध आप पे दर्ज हुआ है वो बता दीजिए, पुलिस वाले आपको FIR कॉपी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको बता दीजिए कि मेरा इस कोर्ट में लगा है, तो वो टाइपिस्ट पूरा जमानत का आपका एप्लीकेशन बना देता है, सब कुछ बना देता है वो, और आपसे मुश्किल से 100, 200 या 300 रुपये तक लेगा, इसके ऊपर नहीं लेगा। और उसके बाद आप खुद ही जाकर जज के सामने उसको पेश कर दें, उसमें वकील की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है। तो इसमें यह होगा कि आपका 5 से 10 हज़ार रुपये बच जाएगा। ठीक है, आप खुद जाकर अपना जो है जमानती अपराध का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, और साथ में उसमें जो जमानत लगती है, जमानतदार तो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप जज के सामने पेश कर दें, जज आपको जमानत दे देगा। जमानती अपराधों में जमानत देना अनिवार्य है। ठीक है, उसमें जज जमानत देने से मना नहीं कर सकता। जमानती अपराधों में बहस की आवश्यकता भी नहीं होती, ये इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, औपचारिकता होती है बस। ठीक है, आपको एप्लीकेशन देनी है, वो जमानत आपको दे देगा। यहाँ तक कि जमानती अपराधों में एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में बनी बनाई भी मिलती है, जहाँ कोर्ट के अंदर फ़ोटोकॉपी वगैरह की दुकान होती है, वहाँ पर CRPC की धारा 437 के तहत एप्लीकेशन मिलता है। उस एप्लीकेशन को ले लो, वो 1 रुपये का आता है। ठीक है, उसमें टिकट लगाना पड़ता है 10 रुपये का, और साथ में उसमें जो आपका क्या कहते हैं ID कार्ड वगैरह है, और जो जमानतदार है उसका ID कार्ड, और वो किस मतलब डॉक्यूमेंट पे जमानत आपको दे रहा है, आपकी जमानत दे रहा है, वो सब लगाना पड़ता है। हालांकि ये सब कोर्ट में जो है जो टाइपिस्ट बैठते हैं बाहर, उनको पता रहता है, वो सब बता देते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जमानती अपराधों में खुद ही जमानत करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करते नहीं हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहती है, और फिर वकील आपसे 5-10 हज़ार का आराम से वसूल लेता है, उसका एक दिन काम हो जाता है। तो ये जमानती अपराधों का ये एक साधारण सा किस्सा होता है। और अजमानती मैंने बताया आपको कि अजमानती में एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल, ठीक है, दोनों में जो भी आपको ठीक लगे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल बड़े मामलों में करवाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, इन मामलों में अग्रिम जमानत करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई वकील इन मामलों में अग्रिम जमानत करवा देता है, मतलब वकील भी बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है कानून का। तो ठीक है, तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रोविज़न जमानत का होता है, जिसके बारे में वकील ठीक से नहीं जानते, और कुछ वकील बिल्कुल भी नहीं जानते। इसका नाम है ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल जो होती है दोस्तों, ये अग्रिम जमानत का ही एक पार्ट होती है। इसका जिक्र जो है वो हमारे कानून में नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिक्र किया है। सवाल ये कि ट्रांजिट बेल होती क्या है। तो दोस्तों ट्रांजिट बेल का इस्तेमाल व्यक्ति तब करता है, मान लीजिए कि आप जो है भोपाल में रहते हैं और आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है और ये अजमानती है। उसके बाद आप अमेरिका में रह रहे हैं आप भोपाल के, FIR भोपाल में दर्ज हुई है मगर आप रह रहे हैं अमेरिका में। अब आपको मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर FIR दर्ज हो गई है और अजमानती है, मतलब आपको पुलिस उठा लेगी, लेकिन आप अमेरिका में, तो पुलिस तो आपको पकड़ने आएगी नहीं। लेकिन मजबूरी में आप कभी भारत आते हैं तो पुलिस आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर रहता है और अगर उसने कोई क्राइम किया हुआ है तो उसके नाम का LOC जारी होता है। LOC मतलब होता है लुक आउट सर्कुलर। ये पुलिस के बड़े अधिकारी जारी करते हैं, जिसको SP कहते हैं, IG कहते हैं या डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, इनके हाथ में रहता है यही। तो लुक आउट सर्कुलर जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये जारी हो गया उसके बाद कभी भी आप भारत आएंगे तो तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि आप आने वाले रहते हैं उसी समय पुलिस को सूचना मिल जाती है, उसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है। आप भारत आने का रिजर्वेशन करवाते हैं बाय फ्लाइट, ऑटोमेटिक पुलिस को सूचना मिल जाती है कि ये व्यक्ति जो है भारत आ रहा है।
और जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है। अब बात यह है कि भोपाल में मुकदमा दर्ज हुआ है आपके ऊपर, लेकिन आप गिरफ्तार दिल्ली में हुए हैं, तो आपके मन में तो यही होगा कि फिर पुलिस जो है दिल्ली से भोपाल उठा लाएगी, कैसे बचें। तो दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है ट्रांजिट बेल। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि मैं जाऊंगा गिरफ्तार कर लेगी, तो पहले ही आप किसी वकील से बात करके व्यवस्था तैयार रखें। वो वकील तुरंत जो है दिल्ली में अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो दिल्ली की कोर्ट में तुरंत वो है बेल लगा देगा और उसमें रिक्वेस्ट कर लेगा कि सर ये 4 या 5 दिन में भोपाल में जाके सरेंडर कर देंगे। इसीलिए तो ये भारत आए हैं, अगर इनको भागना होता तो ये भारत थोड़ी आते। ये इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको ये कानून का सम्मान करते हैं। सर इनको जो है 4 या 5 दिन की बेल ग्रांट कर दी जाए। तो इससे होगा ये दोस्तों कि दिल्ली न्यायालय, दिल्ली जुडिशरी जो है, जिला कोर्ट, जो भी जिला कोर्ट है दिल्ली में, वो जो है आपको बेल ग्रांट कर देंगी और पुलिस आपको हाथ नहीं लगा पाएगी। यहाँ तक कि भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस भी आपको टच नहीं कर पाएगी। 4-5 दिन तो छोड़िए, जैसे 4-5 दिन की आपको बेल मिली, 4-7 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलती है ट्रांजिट बेल नॉर्मली, तो जैसे ही आपको मिली वैसे ही आप फटाक से भोपाल आ जाइए, क्योंकि आप बेल पे बाहर है, पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी। आप वहाँ पर रेगुलर बेल लगा दीजिए और साथ में आपको वहाँ बेल मिल चुकी है दिल्ली में, तो उसके आधार पर यहाँ बेल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे होगा ये कि आप हमेशा के लिए बेल पर बाहर ही रहेंगे, पुलिस आपको नहीं उठा पाएगी। दोस्तों इसी व्यवस्था को कहते हैं ट्रांजिट बेल। ठीक है, ये धारा 438 अग्रिम जमानत का ही एक पार्ट है। इसके बारे में कानून की किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिनमें इसका जिक्र है। और अभी 1 महीने पहले ही दिल्ली की कोर्ट ने जोधपुर राजस्थान के एक मामले में एक फैमिली को 7 दिन की ट्रांजिट बेल ग्रांट करी है। ये मामला 498 का ही था। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं, जोधपुर पुलिस को, जबकि जोधपुर राजस्थान में आता है, उनको साफ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो 498 के अलावा दूसरे भी खतरनाक सेक्शन जुड़े थे। यही कारण था कि पुलिस गिरफ्तार करने आ गई थी। तो साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान जोधपुर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इनको हाथ नहीं लगाएंगे, हम इनको 7 दिन के ट्रांजिट बेल ग्रांट कर रहे हैं। 7 दिन का समय सफिशिएंट है। आप दिल्ली से राजस्थान जाइए, वहाँ इमीडिएटली बेल लगा दीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपको वहाँ से बेल मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, इसको ट्रांजिट बेल कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद दोस्तों ये होता है कि जब आप बेल करवाते हैं तो बेल करवाने के बाद कोई जमानतदार आपको चाहिए होता है जो आपकी ज़मानत दे सके। इसके 2 तरीके हैं दोस्तों। कोर्ट ऑर्डर करता है कि 50,000 की ज़मानत, 10,000 की ज़मानत, 20,000 की, जो भी कोर्ट ऑर्डर करता है उतने की कोई सी भी राशि, मतलब उतने की कोई भी प्रॉपर्टी आपको कोर्ट के सामने शो करनी पड़ती है आपको, यानी जो आपकी ज़मानत दे रहा है। जैसे आपके ऊपर अपराध है, आपको ज़मानत मिली है, आपका भाई आपकी ज़मानत दे रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर किया 10,000 रुपये के बॉन्ड पर ज़मानत दी जाती है, तो आपके भाई को ऐसी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट को शो करनी पड़ेगी जो 10,000 या उसके ऊपर की हो, और उस प्रॉपर्टी की फ़ोटोकॉपी कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी। तो जो असली डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर्टी का, कोर्ट उस पर सील मार देती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट के अंडर में आ जाती है जब तक ये केस चलेगा। आया समझ में? इस तरीके से ज़मानत दी जाती है। ठीक है, तो जो भी आपका रिश्तेदार है वो आपकी बेल देगा। बेल प्रॉपर्टी पर होती है, और प्रॉपर्टी परिभाषा ही कई लोग नहीं जानते। ये भी बड़ी हैरानी की बात। एफडी जो होता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में होता है, ये प्रॉपर्टी में ही आता है। ठीक है, अगर कोर्ट ने 50,000 की बेल ग्रांट करी है और किसी के पास 50,000 या 1 लाख की एफडी है, तो उसका फोटोकॉपी कोर्ट में जमा करवा सकता है और उसको बेल मिल जाएगी। तो एफडी भी प्रॉपर्टी है। वसीयत जो होती है, वसीयत विल, ये भी प्रॉपर्टी है। आपकी कोई गाड़ी जो महंगी है, ये भी प्रॉपर्टी में आएगा, इसके कागज़ पर भी जमानत होती है।
आपकी घर, आपकी दुकान, आपका फार्म हाउस, आपकी ज़मीनें, ये सब प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ तक कि आपकी बैंक का लॉकर जिसमें गहने रखे हुए हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, इस पर भी ज़मानत होती है। ठीक है। तो कई बार लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि उनको यही नहीं पता प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति आपकी। संपत्ति में ये सभी चीज़ें आती हैं। अगर बैंक का लॉकर, उसमें आपके 10-15 लाख के गहने हैं, कितने के भी गहने हैं, उसके बेस पर ही बेल ग्रांट होती है। ठीक है। तो जब बेल ग्रांट करती है कोर्ट, तो आपको उस प्रॉपर्टी की फ़ोटोकॉपी कोर्ट को शो करनी पड़ती है। जो जमानत दे रहा है वो शो करता है। ठीक है। कोर्ट ओरिजिनल पर सील लगा देती है। उसके बाद कोर्ट कह देती है कि ये जमानत जब्त भी हो सकती है अगर सामने वाला भाग गया तो। ठीक है। और जब तक ये केस चलता है तब तक वो प्रॉपर्टी कोर्ट के पास बंधक रहती है। आप उस संपत्ति का कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते। और बाद में जैसे ही ये केस ख़त्म हो जाता है, कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट पर जो कोर्ट ने सील लगाई थी उसी के ऊपर कोर्ट कैंसल सील मार देती है और जज साहब साइन कर देते हैं। मतलब ये कि आपकी प्रॉपर्टी जो हमने जब्त की थी वो प्रॉपर्टी हम आपको वापस कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा। इसके अलावा दोस्तों कई बार ये भी होता है कि जमानतदार नहीं मिलते। तो जब जमानतदार नहीं मिलते तो उसके दो सॉल्यूशन है। हालांकि उसमें या तो ये किया जाए कि जितने का ऑर्डर हुआ है उतना पैसा आप कोर्ट में जमा करवा दें अपनी तरफ से। लेकिन ये रिस्की काम रहता है। रिस्की नहीं रहता, लेकिन ये है कि झंझट वाला काम रहता है, क्योंकि वो पैसा जैसे 10, अगर छोटा अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा अमाउंट है 50,000 1 लाख के बेल का अगर बॉन्ड हुआ है तो आपको उतना पैसा कोर्ट को जमा करवाना पड़ेगा। जब भी आपका मामला ख़त्म होगा, आप चाहे अपराधी साबित हो या निर्दोष हो, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ये भी इसका एक सॉल्यूशन है अगर आपको जमानतदार नहीं मिल रहा है तो। हालांकि कानून की किताब में साफ लिखा हुआ है कि अगर 7 दिन तक कोई व्यक्ति जो है वो जमानतदार पेश नहीं कर पाता है या अपनी जमानत नहीं दे पाता है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि वो व्यक्ति गरीब है, और कोर्ट उसको बिना किसी गारंटी के ही छोड़ देगी। गारंटी यानी बिना किसी जो प्रतिभूति जमानत जो होती है ना, कोर्ट उसके बिना ही उसको छोड़ देगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक भारत की न्यायपालिका ने इस कानून का उपयोग किया नहीं है, जबकि करना चाहिए। और यही कारण है कई गरीब लोग जो जमानतदार नहीं ला पाते और जिनके पास पैसा भी नहीं है, वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं। जमानत के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये सिद्धांत है जमानत का। इसका अर्थ ये होता है कि जमानत एक नियम है, मतलब जमानत मिलना ही चाहिए। एंड जेल इज एक्सेप्शन, जेल एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, मतलब रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस में ही जेल भेजा जाना चाहिए। अन्यथा कोई भी जमानत लेने के लिए आया है तो उसको जमानत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों जमानत के बारे में एक बहुत ही साधारण सी बातें मैंने आपको बताई। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन एक साधारण सी बेसिक बात मैंने आपको बताई है जिसका नॉलेज आपको सभी को होना चाहिए। और मैंने एक और चीज़ बताई है कि जमानती अपराध में आप अपनी जमानत खुद करवा सकते हैं, आपको वकील की आवश्यकता नहीं है। इससे आपके 5, 10, 15, 20 जितना ही वकील आपको लूटता है वो आप बच जाएंगे, क्योंकि जमानती अपराधों में वकील 15 से 20 हज़ार तक वसूल लेते हैं, जबकि उसमें खर्चा मुश्किल से 200-300 रुपये ही आता है। हालांकि मैं वकील हूँ तो मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में लूटा मारी भयंकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो गरीब है वो परेशान रहता है, इसीलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। और ये तरीका ही बता दिया कि कैसे आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा सकते हैं। कोर्ट में अधिकतर टाइपिस्ट वगैरह होते हैं, वो ये सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं, आपको ले जाकर जज साहब को देना है बस। ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों की ये बातें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई डाउट वगैरह अगर आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम यथासंभव जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग, आप मुझे कॉल लगाने के पहले, कई लोग मुझे कॉल लगाते हैं, तो एक निवेदन है कि उसके पहले मुझे मैसेज ड्रॉप करा करें, मुझे सीधे कॉल ना लगाया करें। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी काम रहता है, मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। इसलिए निवेदन है कि मुझे कॉल लगाने के पहले मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दिया करें। नहीं तो क्या होगा कि आप लगाएंगे मैं उठा नहीं पाऊँगा, तो इसमें आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और मैं एडवाइस देने की पहले ही बता दूँ, एक नॉमिनल फ़ीस लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, नॉमिनल फ़ीस में लेता हूँ। वो इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर मैं उसको फ़ीस नहीं लूँगा तो कई लोग इतना ज़्यादा कॉल लगाते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैं एक नॉमिनल सी फ़ीस लेता हूँ एडवाइस देने की, और वो एक बार ही लेता हूँ, बार बार नहीं लेता हूँ। ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा,
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत